आज मेरे यहाँ पर जो मौजूदगी थी उनकी खिदमत में वो सेहत पुरसी के हवाले से थी और उसी हवाले से उनसे हाल अहवाल भी किया गया और यहीं तक इसी एजेंडे तक महदूद थी। कोई दूसरा एजेंडा उस मीटिंग का नहीं था। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब दो बैठते हैं तो सियासी लोग बात भी करते हैं, सियासी उमूर पर भी बात होती है। वो इस वक्त जो मुल्क में बदतरीन किस्म की एक महंगाई और जिससे आम आदमी की ज़िंदगी को उन्होंने जिस तरह अजीरन किया है और जिस तरह पाकिस्तानी मईशत जो है इस वक्त खचकोले खा रही है, इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश उनको भी थी और मैं समझता हूँ कि ये एहसास एक पूरी कौम की इस वक्त एक मुश्तरक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सियासत और इसके झरोके और इन झरोकों में सबसे ज़्यादा जो उछल उछल कर झांक रहा है वो कोई और नहीं, मौलाना फजलुर रहमान है। जी हाँ, मैं हूं सलमान हैदर और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्पेशल। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद दो टोक कहा कि उनकी मुलाकात का कोई एजेंडा नहीं था, मगर दो सियासी शख्सियात बैठेंगी और ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान उन दो सियासी शख्सियात में से एक हों तो बात सियासत पर तो होगी, इस पर सवाल पैदा भी होगा। नवाज फजलुर रहमान मुलाकात इतनी अहमियत क्यों इख्तियार कर रही है? क्या मौलाना फजलुर रहमान वाकई अपोजिशन जमातों में पुल बनने जा रहे हैं क्योंकि उनकी अगली मुलाकात आसिफ अली जरदारी साहब से तय है? क्या नवाज शरीफ को मौलाना फजलुर रहमान ऑक्सीजन फराहम कर सकेंगे? क्या मौजूदा हालात में हुकूमत मुखालिफ कोई तहरीक बनती नजर आ रही है? क्या बीमार और जमानत पर रिहा और ताहयात नाअहल नवाज शरीफ किसी एहतजाजी तहरीक की हामी भरने की पोजीशन में भी हैं? हुकूमत तो खुद कह रही है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत NRO मांग रहे हैं, तो फिर वो अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकातों को इतना संजीदा क्यों ले रही है, या यूं कह लें इतनी खौफजदा क्यों नजर आ रही है? हुकूमत के सबसे बड़े सपोर्टर शेख रशीद साहब का दावा कि शहबाज शरीफ को NRO मांगते उन्होंने खुद सुना है, तो फिर हुकूमत को आखिर खौफ कैसा है? शेख रशीद साहब क्या दावा करते रहे, पहले वो भी सुन लेते हैं। सिर्फ एक बंदे को मैंने सुना है, देखा है, वो आए मेरे साथ टीवी पे मनाजरा करे, उसका नाम शहबाज शरीफ है, जल्जला आ जाएगा। अगर किसी ने मेरे इस बयान की तरदीद की तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में भांडा फोड़ दूंगा। मैंने शहबाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल मांगते हुए देखा था, NRO मांगते सुना था और किसी को नहीं सुना। जी हाँ, मौलाना फजलुर रहमान का मौजूदा हुकूमत के खिलाफ पहले दिन से शदीद रद्द अमल रहा है, लेकिन आज उन्होंने कुछ कहा है, पहले वो भी सुन लें। जो हुकूमत है उसकी अक्सरियत जाली है, जो हमारा वज़ीर आज़म बना बैठा है वो भी एक जाली और खलाई किस्म का वज़ीर आज़म है, जो मैं समझता हूँ कि ये नस्ब करदा है, इंस्टॉल्ड है। तो ऐसे लोग जो पाकिस्तान के नज़रिए को नहीं जानते, पाकिस्तान के हालात से वाकिफ़ियत नहीं रखते, मईशत के हवाले से उसके अबजद से भी वाकिफ़ ना हों और मुल्क उनके हवाले कर दिया जाए, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क कहाँ किस। इसके साथ फिर नए सवाल कि अगर मान लें कि वज़ीर-ए-आज़म जाली भी हैं, खलाई भी हैं, नस्ब करता है, तो क्या मौलाना फजलुर रहमान में इतनी ताकत है कि जाली भी शख्स, खलाई भी शख्स और जिसको नस्ब किया गया हो उसको हटाने के मिशन पे वो कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त सियासी मैदान में मुकम्मल वार्म अप हैं, यूँ कहें कि ज़ख्मी हैं। मिलियन मार्च भी किए उन्होंने और ये भी दावा किया कि उनके मिलियन मार्च में ना सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम बल्कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और दीगर सियासी जमातों के कारकुनान भी मौजूद होते हैं। और जो चीज़ मैं देख रहा हूँ मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल में, कि जब हम ग्राउंड पे जाते हैं और पार्टी के वर्कर्स तक जाते हैं तो जमीयत उलमा इस्लाम की मिलियन मार्च में हर पार्टी के कारकुन भरपूर शिरकत करते हैं और जाहिर है कि अगर पार्टियाँ यकजहती न रखती तो फिर उनके कारकुन कैसे उसमें आते हैं? एक अरसे बाद मौलाना किसी इक़्तिदार का हिस्सा नहीं और ख़ुद को असली अपोजिशन कहने वाले मौलाना फजलुर रहमान कितना हुकूमत के लिए ख़तरा बन सकते हैं? आम मौजूद है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार अवैस तौहीद साहब। बहुत शुक्रिया अवैस भाई आपके वक्त का। अवैस भाई, ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए किरण और नौरीन तैयार बैठी हैं, वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ फर्द जुर्म आयद हो चुकी है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर। मौलाना साहब एक्टिव हैं, लगता है कामयाब होंगे? देखिए सलमान, मौलाना फजलुर रहमान साहब सियासी तौर पे डटे हुए हैं तहरीक इंसाफ के। इनकी भी पॉलिटिक्स का महवर खैबर पख्तूनख्वा रहा है। 2013 के बाद से वहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है। इमरान खान साहब इनको बराह रास्त इनको हदफ बनाते रहे हैं और उसके बाद जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए और उसमें JUIF, जाहिर बात है कि उसका श्रिंक होना हमने देखा
उसके बाद इन्होंने सबसे पहली कोशिश ये की कि पार्लियामेंट के अंदर सारे जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस हैं वो रिजाइन कर दें और वो पार्लियामेंट के अंदर ना जाएं मुबैना रिग्ड इलेक्शन की वजह से, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। फिर उन्होंने जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब की नून लीग को एपीसी के लिए एक जगजा करने की कोशिश की, एपीसी का भी मामला कामयाब ना हो सका। मौलाना फजल रहमान साहब मुस्तकिल ये कोशिशें कर रहे हैं, चाहे वो पीएम के वोट का मसला हो, चाहे वो सेनेट के चेयरमैन पर वोट डालने का मसला हो। जब रजा रब्बानी साहब को चेयरमैन बनाने के लिए कोशिशें जारी थी नून लीग की, तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब का एक अहम रोल था, लेकिन जरदारी साहब को कन्विंस नहीं कर सके और जरदारी साहब उस वक्त खास दोस्तों की वजह से कुछ मजबूरी का शिकार नजर आए या फिर कंसेशन लेने के चक्कर में रहे। तो ये जो दोनों पार्टीज की मजबूरियां और जो समझौतेबाजी है उसी के बीच में कहीं ना कहीं झूल रहे हैं। और जिस तरह आज जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सियासी ऑक्सीजन नवाज शरीफ साहब को प्रोवाइड करें, मेरा मानना यह है कि ये सबसे बड़ी बात ये देखने की है कि मौलाना फजल रहमान साहब नवाज शरीफ साहब को ऑक्सीजन दे रहे थे और या फराहम कर रहे थे या फिर खुद अपने लिए ऑक्सीजन ले रहे थे इस मुलाकात से। जो हमारी इत्तलात है सलमान वो ये कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कोशिश की नवाज शरीफ साहब को सारी सूरत हाल समझाई। जो हमारी इत्तलात है जरदारी साहब के साथ उनकी पहले एक बातचीत हो चुकी थी और वही पैगाम लेके जा रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि 4 अप्रैल को धुआंधार तकरीरें की हैं, जाराना अंदाज अपनाया है बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब ने, और हुकूमत मुखालिफ तहरीक की बात कर रहे हैं। और उसी तरह का पैगाम लेके आज जो इशारों किनाए में जो उन्होंने बाहर आके बात की जाती उम्रा में मीडिया से। अच्छा अवैस भाई, मौलाना साहब हमेशा हर हुकूमत में किसी ना किसी तौर पर हिस्सा रहते हैं और अपना हिस्सा लेते भी हैं, हालांकि बदरजा जुस्सा नहीं लेते, उससे ज़्यादा ही लेते हैं। ऐसे मौके पर जब वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान जाली भी हैं, नस्ब करदा भी हैं, खलाई भी हैं, तो मौलाना साहब के पास इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि जिन्होंने अगर उनको नस्ब किया है, कोई खलाई मखलूक है, जाली है, तो इतनी जल्दी हटने तो नहीं देंगे ना। देखिए, एक तो मौलाना फजल रहमान साहब का जो भी सियासी एक स्ट्रक्चर है उसको जाती उसमें तो जुमलों में तो हम नहीं वो करना चाहते। मौलाना फजल रहमान साहब पे इल्ज़ामात भी हैं मौलाना फजल रहमान साहब का, लेकिन एक कई दिहाइयों पर मोहित उनका एक सियासी करियर है और एक जमहूरी और पार्लिमानी सियासत का वो हिस्सा रहे हैं, ना कि वो उन्होंने कोई पार्लिमान से दूर बैठ के सियासत की है। हर हुकूमत में हिस्सा रहे हैं, पीपल्स पार्टी की चाहे जरदारी साहब की हुकूमत हो, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत हो, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ उस उनकी सियासी दुश्मनी है। तो जाहिर बात है कि एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, यहाँ तक कि इमरान खान साहब और उनके रुकबा ने उन्हें मौलाना डीजल के अलकाब से भी नवाजा है, जो इलेक्शन के जो जलसे जुलूस थे। और इसी तरह खुद इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं कहीं ना कहीं तो किसी न किसी तौर पे उनको सुटकी हुई है, इसी वजह से वो एक निशाना बना रहे हैं इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत को। मैं समझता हूँ अगर इसको भी हटा दें, सबसे बड़ी बात ये कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब कामयाब हो सकेंगे आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब? मौके की नज़ाकत ऐसी है कि कामयाब हो सकें? ऐसे मौके जब बिलावल लात मार के हुकूमत गिराने की बात कर रहे हैं, तारीख की सबसे बड़ी गलती होगी, जरदारी साहब ये कह रहे हैं, पिंडी मार्च की धमकी दे रहे हैं, तो ऐसी नज़ाकत है कि जिसपे मौलाना साहब हमेशा की तरह कोई फायदा उठा सके? देखिए, पिछले साल जो नवाज शरीफ साहब का और मरियम नवाज साहिबा का जाराना अंदाज था, वो अब एक डिफरेंट एक उनका एक पोस्चर है। वो काफी अर्से तक खामोश हैं, इस वक्त भी खामोश हैं, अलील हैं और उनकी एक मेडिकल हिस्ट्री है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ट्विटर जो मरियम नवाज साहिबा का है वो भी जो है किसी न किसी हद तक खामोश है। लेकिन ये आप देखिए कि इस वक्त मामला दूसरा है। इस वक्त बिलावल और जरदारी साहब एग्रेसिव बोर्ड में हैं, उनके ऊपर इल्जामात जो अरबों के स्कैंडल के इल्जामात हैं, मुकदमात हैं, कहीं ना कहीं दे आर फीलिंग द हीट। और खुद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, फिर हमजा शहबाज, उनको अदलिया की तरफ से एक तसलसल के साथ रिलीफ मिला है, जिसका सियासी सर्कल में ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये डील का हिस्सा है, जो आप अपने इब्तदाई में कह रहे थे। सही साक्षी थेरीज भी हटा लीजिए। एक एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स
अगर समझने की कोशिश करें, मैं समझता हूँ बहुत ही मुश्किल होगा मौलाना फजल रहमान साहब को इन दोनों लीडरों को यकजा करने में। और दोनों जो मुझे जो इत्तला है वो ये कि नवाज शरीफ साहब और नून लीग की सियासत ये है या मंतक इस वक्त ये है कि वो नहीं चाहते कोई जराना अंदाज या मुल्की तहरीक चलाने का, और वो समझते हैं कि इस वक्त माशी मुश्किलात में घिरी हुई है तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत, और इसी में वो उलझाना चाहते हैं, इसी में वो लड़खड़ाएंगे बकौल उनके। तो वो अच्छा वैस भाई, मुस्लिम लीग नून के अगर मोर्चे की बात करें तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब शदीद अलील हैं, और इस सिलसिले में बाकायदा उनको रिलीफ भी यही मिला हुआ है कि 6 हफ्ते का हम देख रहे हैं कि वो हॉस्पिटल के चक्कर तो लगा रहे हैं, लेकिन जितना ज़बरदस्त तरीके से उनका स्टांस बनाया गया था कि कितने शदीद बीमार हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहे। और ऐसे मौके पर इन 6 हफ्तों के दौरान ये पहली सियासी मुलाकात है, और इससे पहले उन्होंने अपोजिशन के किसी रहनुमा से मुलाकात नहीं की। मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी तो कुछ सवाल उठते हैं ना, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी तो कोई सवाल उठते हैं ना। एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब की जो अलालत है और वो उनकी जो बीमारी की जो उनकी सेहत है उसके बारे में मैं और आप कोई एक जजमेंटल नहीं हो सकते और ना होना चाहिए। ठीक। और वो मेडिकल बोर्ड की बुनियाद पे, मेडिकल ग्राउंड्स की बुनियाद पर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें एक रिलीफ मिला है और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उनकी एक मेडिकल हिस्ट्री भी है। अब बात यह कि वो बाहर नहीं जा सकते। अब सबसे बड़ा मसला यह है कि उनको जो उनके करीबी हल्के हैं वो उनका मानना यह है कि जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री है उसके मुताबिक अगर उनका ऑपरेशन होना है, जैसे आज उनके जाती नॉलेज डॉक्टर अदनान कह रहे थे, तो क्या आगे चल के उनको अगर जरूरत हुई लंदन जाने की उसी नॉलेज के पास जहां पर उनका ऑपरेशन पहले हुआ था, तो फिर उनको अदलिया की तरफ वापस जाना पड़ेगा और अदलिया से वो रिलीफ लेनी पड़ेगी बाहर जाने के लिए। ठीक है, फाइनल वर्ड्स दे दें अवैस भाई के मौलाना फजलुर रहमान और ये जो सियासी मूवमेंट है हुकूमत के लिए खतरा है या नहीं? मैं समझता हूँ, देखिए इस वक्त हुकूमत को अगर आप पूछें कि सबसे बड़ा खतरा है अपोजिशन, क्या अपोजिशन से खतरा है या सिर्फ अपने आप से खतरा है, तो जो सिम्त के तयन में डगमगा रहे हैं और माशी मसाइल जो घिरे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि माशी चैलेंजेस जो है वो उनको ज्यादा तकलीफ दे हैं, ना कि जो मुसीबतों और मजबूरियों में घिरी दोनों बड़ी पार्टीज नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपोजिशन। ठीक, बहुत शुक्रिया ओवैस। तो हिस्सा हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि मौजूदा हुकूमत को अपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी या नून लीग से नहीं, अपनी पॉलिसी से ज़्यादा खतरा है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ज़्यादा उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, स्पेशली मुआशी पॉलिसी पर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। बेखौफ और आज़ाद होकर जिम्मेदारियां अदा नहीं करने दी जा रही। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक इरफान ने इस्तीफा दे दिया है, इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट देख लें। पनामा लीक्स में ऑफशोर कंपनियां बनाने वालों की फहरिस्त में शामिल लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस फारूक इरफान ने इस्तीफा दे दिया। पनामा स्कैंडल में जस्टिस फारूक इरफान पर 2001 से 2003 तक बैरून मुल्क 6 जायदादों का इंकशाफ हुआ था। फरवरी 2016 में जस्टिस फारूक इरफान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और ऑफशोर कंपनियां रखने की पादाश में शिकायत दर्ज हुई, जिस पर जस्टिस फारूक इरफान के खिलाफ काउंसिल में इन कैमरा कार्रवाई होती रही। ताहम उन्होंने अपने खिलाफ शिकायत को खुली अदालत में सुनने के लिए दरख्वास्त दी, जिसे मंजूर कर लिया गया। जस्टिस फारूक इरफान ने अपने दिफा में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बतौर गवाह पेश करने की इस्तदा भी की, जिस पर उस वक्त काउंसिल के चेयरमैन जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि अगर साबिक चीफ जस्टिस साहब आपकी मोहब्बत में आना चाहें तो बेशक आ जाएं, हम साबिक चीफ जस्टिस साहब को तलब नहीं करेंगे। जस्टिस फारूक इरफान के खिलाफ खुली अदालत में ट्रायल जारी था। जस्टिस फारूक इरफान ने अपने दिफा में 4 गवाहान पेश करने थे, जिनमें 2 गवाहान पेश हो चुके थे, लेकिन एक गवाह बेटी की बीमारी की वजह से, जबकि दूसरा गवाह सफरी दस्तावेजात नामुकम्मल होने के सबब गुज़िश्ता समात पर पेश न हो सके। ओहदे से इस्तीफे के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनके खिलाफ कार्रवाई खत्म कर दी है। जस्टिस फारूक इरफान 20 फरवरी 2010 को एडिशनल जज तैनात हुए। 22 जनवरी 2020 को उन्हें रिटायर होना था। जी नाज़रीन, जब पनामा स्कैंडल मंजर आम पर आया था तो उस वक्त सियासतदानों के बड़े बड़े नाम तो मीडिया पर आए थे, लेकिन अदालती एहतराम के बाद जस्टिस फारूक इरफान का नाम उस तरह से मीडिया की जीनत नहीं बन सका था। लेकिन शिकायत दर्ज होने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपना काम बिला इम्तियाज जारी रखा, और जैसा कि जस्टिस फारूक इरफान के खिलाफ कार्रवाई खतामी मोड पर थी और उन्होंने ये इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन इस इस्तीफ़े के साथ कई सवालात भी छोड़ गए हैं। सीनियर कानूनदान कामरान मुर्तज़ा साहब और इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस्तीफ़े के मुदर्जात
और स्पेशली वो कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको वाकई अभी एड्रेस होना बाकी है? सबसे पहले इरफान कादिर साहब, आपसे ही सवाल है, उनका आपने इस्तीफे से मुतालिक सुना भी होगा, मैं आपको कुछ बता भी देता हूं कि उन्होंने कहा कि इस निज़ाम में मेरा कोई गॉडफादर नहीं है और ना ही कोई रिश्तेदार है और ना ही किसी किस्म की कोई तवक्को रखता हूं जुडिशल काउंसिल से कि मुसावी बर्ताव और इंसाफ मुझे मिलेगा। अपने ही जुडिशल सिस्टम पर एक जज के इतने सवालात। ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है या एक डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशन है, और इसके जो मुहर्रकात हैं वो कोई उस तरह से फौजदारी मुहर्रकात नहीं होते कि आपको मुर्तकब करार दिया जाए कि आपने क्राइम किया है, लेकिन इसका नतीजा ये निकलता है कि जज को उसके ओहदे से बर्खास्त कर दिया जाता है और उसके साथ वो हमेशा के लिए अपनी पेंशन से हाथ धो बैठते हैं। जबकि अगर वो इस्तीफ़ा दे दें तो फिर उनको पेंशन मिलती रहती है। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा इससे हट के बात करूँगा, और वो बात यह है कि हमारा जो कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस है वो अप्लाई करता है तमाम होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस को और तमाम पर्सनस इन पाकिस्तान को, और जजेस जो हैं तमाम जजेस वो पर्सनस इन पाकिस्तान हैं। और एहतसाब जो है इस वक्त हम देख रहे हैं सियासतदानों का भी हो रहा है, ब्यूरोक्रेट्स का भी हो रहा है, लेकिन उस तरह से हम जज साहिबान का एहतसाब नहीं देख रहे जिसको कि हम सही मानों में एहतसाब कहते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे कि हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब ना तो हो रहा है ना होता हुआ नज़र आ रहा है, और जब तक के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस अपने आप को उस तरह से एहतसाब के लिए तैयार नहीं कर लेते जिस तरह से सियासतदान या सरकारी अफसरान को वो फेस करना पड़ता है, तब तक हमारा जो एहतसाब का अमल है उसकी लेजिटिमेसी जो है वो हमेशा क्वेश्चनेबल रहेगी। ठीक, अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, जब ये कहा जाए कि बेखौफ और आज़ाद होकर जिम्मेदारियां अदा नहीं करने दी जा रही, और ये कोई और नहीं लाहौर हाई कोर्ट का एक जज कह रहा है, इस्तीफ़ा देने के अलावा उन्होंने कई वजूहात भी उन्होंने बताई हैं, ये कौन खौफ का माहौल है, कौन पैदा कर रहा है, आज़ादाना काम करने की इजाज़त कौन नहीं दे रहा, आप क्या समझते हैं? देखिए, इस मरहले पे ये कहना जो है ना, मेरा ख्याल है कि उनके मुंह से मुनासिब नहीं लगता। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर कोई इनके जो कुछ कहना है या जो कुछ ख़दशात हैं या जो कुछ इनके जहन में है वो दुरुस्त है, तो वो उस वक्त होना चाहिए था जब उनके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हुई थी। अब ना सिर्फ प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई थी बल्कि प्रोसीडिंग इनिशिएट हुए भी काफ़ी अर्सा हो गया था, और अब तकरीबन जो है ना वो नज़दीक नज़र आ रहा था कि कोई फ़ैसला आएगा। कोई भी कुछ भी फ़ैसला हो सकता था, किसी फोरम का कोई भी फ़ैसला एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता। मगर बतौर वकील जब मतलब फ़र्ज़ करिए कि मैं अगर किसी केस में पेश हो रहा हूँ, तो मैं जब ये असेस कर लेता हूँ इस तरह के कोई ऐसा आर्डर होने जा रहा है, तो मैं अगर मैं होता तो मैं कम से कम अपने क्लाइंट को ये मशवरा देता कि यार इसमें रेजिग्नेशन जो है ना वो बेहतर रास्ता है, आबरूमंदाना रास्ता है। एक तो कोई स्टिग्मा नहीं आएगा, दूसरा पेंशन बची रहेगी, तो और तीसरा जो ना उन्होंने ये कर लिया कि तमाम उस पर सारे सिस्टम पे एलिगेशन लगा दिया। तो भाई एलिगेशन लगाते मुमकिन है ये एलिगेशन दुरुस्त भी हो, ये सारा कुछ उनकी बातें ठीक भी हो सकती हैं, मगर ठीक होने के लिए उसका मौका और मुनासबत होती है। ये ना मौका है ना मुनासबत है। अब तो ट्रायल कंक्लूड हो गया था, मेरा ख्याल है ये बात बनती नहीं थी, बनती भी थी। अच्छा इरफान कादिर साहब, अब तमाम मामला हल हो गए खुशी खुशी, अब रेफरेंस वापस ले लिया गया कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, अब ऑफशोर कंपनीज का केस भी दब चुका होगा कि कोई ऐसा फॉरम है जहां इस केस को उठाया जा सके ताकि उनको क्लीन चिट दी जा सके या उनको बताया जाए कि हाँ जी आपने ये हरकत की है जो इस पर सज़ा हो सकती है आपको। देखें, आपने तो ये बताया कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया जी, आया उनका इस्तीफ़ा फ़िलहाल मंजूर हो गया या नहीं हुआ, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो इस मामले को सुन रही थी वो मज़ीद इसमें कोई ऑर्डर पास उन्होंने किया या नहीं किया, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। अभी तक सिर्फ सदर पाकिस्तान तक इस्तीफ़ा मेरे सामने ना आए। हाँ, तो अब वो सदर पाकिस्तान भी तो मशवरा करेंगे ना कि इन हालात में आया उन्होंने इस्तीफ़े को एक्सेप्ट करना है या कि अब प्रोसीडिंग शुरू हो गई हैं तो वो किसी मंतकी अंजाम को पहुँचेंगी। मुझे इस बारे में कोई उस तरह से तो नहीं पता, क्योंकि ये तो अब जो भी करना है वो फ़ाइनल फ़ैसला जो है वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फ़िलहाल करना है, और अगर सदर पाकिस्तान पहले ही उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लेते हैं
तो फिर क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि इसके बाद फिर अगर इस्तीफ़े के बाद भी अगर उनको ट्राई किया जाता है या उनको कोई सज़ा सुनाई जाती है, तो फिर तो बहुत सारे जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं और जो बड़ी हेफ्टी पेंशन्स ले रहे हैं, तो फिर उनके मामलात भी तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में खोले जा सकते हैं, ख़ास तौर पे वो मामलात जो कि उनके उस कॉन्डक्ट के बारे में जब वो जज थे और हाजिर सर्विस जज थे। ठीक, अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक से पहले आप बता दें कि अभी भी कोई है ऐसा कानूनी दकीका के जिस पे हम इस ये जज साहब का ये केस मज़ीद परसू हो सके कि जुडिशल काउंसिल से अब निकल गया ये मामला जो 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 इस वक्त रिट दायर की गई हुई थी, जो केस चल रहा था, जो सुनवाइयाँ हो रही थी, इस्तीफ़े तक की इत्तफाक है? नहीं, अभी तक मैटर पेंडिंग है और ये रवायत रही है कि इससे पहले जो कुछ भी हुआ, जिन्होंने रिज़ाइन किया है उनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाते हैं और इस तरह से प्रोसीडिंग जो है वो इन्फ्रक्चुअस हो जाया करती है और इन्फ्रक्चुअस या फ्रस्ट्रेट करके उसको अभी तक किसी भी उसमें इस्तीफ़े के बाद कभी कार्रवाई नहीं हुई है और इस्तीफ़ा भी एक्सेप्ट हो जाने की रवायत रही है अब तक। अब देखते हैं कि क्या होता है इसमें। मगर ये किस किस्म के प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं? शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, अब फ़ारूक इरफान साहब, आपको इन तमाम मामलात में लग क्या रहा है? एहतसाब का अमल शफाफ जारी है, इस वजह से ये सब बोला जा रहा है कि अभी काफ़ी गुंजाइश है? नहीं, देखिए, एहतसाब होने के लिए अभी तक हमने बहुत बड़ा जो है ना वो रास्ता तय करना है। अभी तक तो ये कोई चंद मामला जो है ना वो अभी तक उन्होंने उठाए हैं जुडिशरी के हवाले से, बाकी बहुत सारे मामला होते हैं वो इसी तरह जो है ना रिटायरमेंट पे पहुंच के जो है ना वो या तो इन्फ्रक्चुअस हो जाते हैं या इस तरह रेजिग्नेशंस की सूरत में जो है ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो अगर किसी के ख़िलाफ़, देखिए, अगर किसी के ख़िलाफ़ किसी ने कुछ किया है तो उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो बिला इम्तियाज़ जो है उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए और अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो उसको जो है ना बाइज़्ज़त जो है ना उस मामले से वो उसकी बरियत होनी चाहिए। ये इस तरह से मामलात को पेंडिंग रख के और इस तरह बहुत लंबा अर्सा गुजर जाता है और ये कोई गैर मुनासिब बात है, अच्छी बात नहीं है। अगर जुडिशरी अपने मामलात को इस तरह से ठीक नहीं कर सकती तो फिर दूसरों के मामलों को भी जो है ना वो ठीक करना जो है वो नहीं मुमकिन है। कामरान मुर्तज़ा साहब, इरफान कादरी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुछ इदारों की जो दरअसल इख्तियारात मांग रहे हैं लेकिन उनकी साख पर काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं। इस ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। FIA ने भी नैब को हासिल इख्तियारात मांग लिए हैं। जी हाँ नाजरीन, आज कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में इस्तेदाद मनी लॉन्ड्रिंग पर ब्रीफिंग के दौरान एडिशनल DG FIA ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून में खामियों का जिक्र करते हुए कहा कि रिकॉर्ड बर वक्त नहीं मिलता, इसलिए तहकीकात इल्तवा में पड़ जाती है, लिहाजा FIA को सरकारी रिकॉर्ड तक रसाई का वही इख्तियार मिलना चाहिए जो नैब को है। उन्होंने रिकॉर्ड के हसूल से मुतालिक मिसाल देते हुए कहा कि FIA ने अगर बैंक से रिकॉर्ड लेना होता है तो सेशन जज की इजाजत दरकार होती है और सेशन जज से इजाजत मिलने में कई कई महीने लग जाते हैं। ऐसा भी होता है कि सेशन जज इजाजत ही नहीं देता, यानी जो रिकॉर्ड 6 माह बाद मिलता है वो दरअसल 6 रोज में मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसमें तहकीकात में कुछ तेजी आ सकती है। उन्होंने नैब के इख्तियारात का जिक्र करते हुए कहा कि नैब को किसी भी इदारे से रिकॉर्ड लेने का इख्तियार है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने FIA की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि FIA इस्तेदाद और सलाहियत पर तवज्जो दे तो नैब की जरूरत ही ना रहे। हसन हुसैन नवाज का केस भारी अखराजात के साथ बरतानिया भेजा गया लेकिन कोई इल्ज़ाम भी साबित नहीं किया जा सका। FIA की जानिब से रिकॉर्ड के असूल के लिए नैब के इख्तियारात का असूल कानूनी नुक्ता नज़र क्या है? दो माहिर हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं कामरान मुर्तज़ा साहब। जी इरफान कादिर साहब, वैसे तो FIA का ये इस्तेहकाक बनता है, उनकी डिमांड बिल्कुल दुरुस्त है कि उनको एक बैंक से रिकॉर्ड भी लेना हो तो जज के पास जाना पड़ता है और 6-6 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन इस इदारे पर तनकीद भी है साथ। आप क्या मशवरा देंगे? इसमें मैं समझता हूँ कि अगर जज साहब से बर वक्त रजू किया जाए और उनके सामने इस तरह के फैक्ट्स रखे जाएं, शवाहिद रखे जाएं, तो कोई वजह नहीं है कि वो परमिशन में देर करेंगे। जब एक कमज़ोर केस जज साहब के सामने जाएगा तो ऑब्वियसली वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे कि किसी को खाम खा परेशान किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ है कि जज साहब जो हैं उनको ये इख्तियार दिया गया है कि वो FIA को देखें कि वो आया उनको वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ताकि ऐसे ही खाम खा वो हर वक्त अगर
रोविंग इंक्वायरीज़ करना शुरू कर दें लोगों के ख़िलाफ़ और सारा रिकॉर्ड जो है वो हर वक्त हासिल करना शुरू कर दें, तो वो भी मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी खुशाइंद बात होगी और उससे भी एक माहौल जो है वो खौफ व हरास का फैल जाएगा। तो मैं तो समझता हूँ मौजूदा जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक है और ऑलरेडी जो हमारे सियासतदान हैं वो तो इस कदर एहतसाब का सामना करना पड़ा उनको पिछले 8-10 साल कि शायद वो इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देंगे और कोई ऐसी कानून साजी नहीं करेंगे कि अभी नैब ने जो उनके साथ अब तक किया है, जिस तरह से 7-8 साल हमें एक नज़र आया और पहली दफ़ा हमने एक लफ्ज़ देखा है जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, तो क्या वो चाहेंगे कि अब ये लफ्ज़ जो है ये FIA के साथ भी मुंसलिक हो जाए? तो मैं समझता हूँ कि ये जो इख्तियार FIA लेने जा रही है इस शायद इनको ये नहीं मिलेगा। जी कामरान मुर्तज़ा साहब, आपकी टेक क्या है? एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो चाह रही है कि हमें इदारों में रिकॉर्ड के लिए इख्तियारात मिलने चाहिए। वैसे आमतौर पर दुनिया भर में इसकी प्रैक्टिस कैसी है? बाकी जज के पास जाना पड़ता है, अटर्नी के पास जाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? देखिए ऐसा है कि ये जो मालियाती इदारे होते हैं इनका रिकॉर्ड लेना जो ना ये इसमें जो है ना कुछ थोड़ा सा प्रिविलेज होता है। अब जैसे फ़र्ज़ करिए कि आप अकाउंट होल्डर हैं, मैं अकाउंट होल्डर हूँ, तो ये हमारा जो सब कुछ है ये सीक्रेट होता है, ये इस तरह से हर किसी को दिखाया नहीं जा सकता। इसमें जो सेशन जज का जो इसमें जो उनका जो इंटरवेंशन जो रखा गया है उसके पीछे लॉजिक है कि वो सिक्रेसी जो है ना वो बरकरार रहे। हमारे अदारे तो पहले ही जो है ना वो इस तरह से जो मामला को उछालते हैं और ख़राब करते हैं। अगर आप उनको ये बेलगाम कर देंगे किसी के रिकॉर्ड के ऊपर भी, तो फिर किसी की ना इज़्ज़त बचेगी और ना किसी के अकाउंट्स की जो है ना सिक्रेसी रहेगी। तो इसमें जज को जो दरमियान का वो रखा गया है वो बिल्कुल मुनासिब रखा गया है। होता यह है कि अगर आपको फ़र्ज़ करिए कि मेरे अकाउंट के बारे में, मेरे माली मामलात के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप दरख्वास्त जो है वो एक प्रॉपर होनी चाहिए, एविडेंस के साथ सपोर्टेड होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि उसमें एक दिन भी नहीं लगेगा। ये करते क्या हैं कि ये एक रूटीन की जो है ना 4 लाइनों की दरख्वास्त बना के भेज देंगे और उसके लिए सपोर्टिंग कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगी और वो जो वक्त लगता होगा वो होगा। और ये जो नैब का इख्तियार मांग रहे हैं, तो नैब ने पहले इस मुल्क में कौन सा कमाल कर लिया जो FIA को दे दें तो वो भी कमाल कर लेंगे। क्या आपने कभी कोई ओरिजिनल टेस्ट पे जो मतलब जो सेटल कानून है, स्पेशल कानून की बात नहीं है, क्या उसके ऊपर नैब के केसेस जो है ना वो पूरे उतरते हैं? उनको क्यों वो प्रिविलेज है कि जी आप इल्ज़ाम लगाएं और ओनर्स जो है ना जिस पे इल्ज़ाम लगा उस पर जो है ना वो शिफ्ट कर जाए? तो इसके बाद जो है ना फिर नैब कल ये इख्तियार भी मांगना शुरू कर देगी कि जी हमारा इल्ज़ाम लगाना काफ़ी होगा और उसके बाद जो है ना वो फिर वो साबित करे कि ये उसके पास जो है ना ये एसेट्स जो है ना वो कहाँ से आए। तो ये गैर मुनासिब बात है जो उनकी डिमांड है। ठीक है इरफान कादिर साहब, आप दोनों कानूनदानों की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल मुझे ये भी करना था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा है कि मुल्क की अदालती तारीख में एक खामोश इनकलाब आ रहा है। डेफिनेटली उनका जो नई कोर्ट्स हैं, मॉडल कोर्ट्स हैं, उनकी तरफ उनका इशारा था। उनका लाहौर हाई कोर्ट, सिंध, बलोचिस्तान, पेशावर, इस्लामाबाद के हाई कोर्टों के चीफ जस्टिस साहिबान और तमाम जज साहिबान के नाम भिजवाए गए। अपने खसूसी पैगाम में उन्होंने कहा कि पैगाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से है, जिस पर उन्होंने ये कहा कि दरअसल तमाम जज साहिबान खामोश अदालती इनकलाब के हीरो हैं। आप समझते हैं कि ये जो नया मॉडल कोर्ट है ये किस हद तक इफेक्टिव रहेगा? क्योंकि इस मॉडल कोर्ट के बाद तो एक फिर गुंजाइश है ना हाई कोर्ट में जाने की, सुप्रीम कोर्ट में जाने की। ये खामोश इनकलाब है। ये शायद उन्होंने इस निस्बत से कहा है कि पीछे हमने एक हाइपर एक्टिव जुडिशरी देखी है और जुडिशल एक्टिविज़म जो शुरू किया था, जिसका आगाज़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने और जिसकी इंतहा जो थी वो साकिब निसार के टाइम पे हमने देखी और वो तो जुडिशल एक्सट्रीम ओवर रीच हो गई थी। तो ये उससे यकीनन एक डिपार्चर है, जबकि कोशिश ये हो रही है कि इस तरह की कोर्ट्स बनाए जाएँ जो कि अपने फ़ैसले जो हैं वो बर वक्त करें, जल्दी करें और चीज़ों को ज़्यादा प्रॉपरली अरेंज किया जाए और उसको ज़्यादा सिस्टमेटिक बनाया जाए। तो अगर उन राहों पे अगर एक मॉडल कोर्स बन रहे हैं जो पहले नहीं बने, तो ये डेफिनेटली है। प्लस इनकलाब तो अभी पीछे बरपा हुआ था, अब तो लगता है जैसे चीज़ें जो है वो नॉर्मलसी की तरफ लाना चाह रहे हैं। अच्छा। मौजूदा चीफ जस्टिस
और अगर अदालत को अपनी नॉर्मल लिमिट्स पे ले आते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी उनकी कामयाबी होगी। ठीक, कामरान मुर्तज़ा साहब, हालात नॉर्मल होने की तरफ ये कोशिश है। अगर मैं थोड़े से आपको वो बता दूं कि अभी तक मामला चला कहाँ है, ये जो आइडियल कोर्ट्स हैं जिनको इस वक्त कोर्ट ऐसा कोर्ट कहा जा रहा है कि जो फिल फौर इंसाफ दे रहे हैं, तो मुल्क भर में कायम मॉडल कोर्ट ने जुम्मे तक 135 मुकदमात का फैसला सुनाया, 6 मुलजमान को सजाए मौत दी, 9 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, 142 साल कैद और 92,67,000 रुपये जुर्माने भी अदा किए गए। यानी कुछ तो ऐसे अजला हैं बलोचिस्तान के जिसमें ज़ियारत और भरनाई इसकी अदालतों में ज़ेर समात कत्ल और मंशात के तमाम मुकदमात का फैसला कर लिया गया। यानी कैपेसिटी है हमारे कोर्ट्स के पास कि फिल फौर फैसला किया जा सके, तो फिर आखिर देरी कहाँ होती है? देखिए, बलूचिस्तान के हवाले से जब आप बात करते हैं तो बलूचिस्तान के हवाले से सिर्फ कोयटा में जो है ना काम का रश है, बाकी रिमेनिंग जो है ना वो तो उन्होंने ऐसी चंद केसेस जो है ना वहाँ पे पेंडिंग है। बाहर कोई उसको अगर फैसला करना चाहें तो 1 महीने में 2 महीने में वो मामला को ज़ीरो तक पहुँचा सकते हैं। वो इशू कोयटा का नहीं है, मेन इशू जो है पंजाब का है, KPK का है, संत का है, जहाँ पे रश है काम की, और या फिर कोयटा सिटी का जो है ना वो मेन इशू है। एक इनकलाब के हवाले से जो है ना हम इस बात की तो वाकई तारीफ़ करनी पड़ेगी कि अब अदालत जो है ना वो खामोश है, आराम से, इज़्ज़त से, एहतराम से मामला को सुनती है और उसके बाद जो है ना जो फ़ैसला जो है वो करती है। और यकीनन फ़ैसला करना जज का काम होता है, अदालत का काम होता है, उससे हमारा कोई वो नहीं है। तो एक वो रिस्पेक्ट का जो माहौल है वो हो गया है, कायम हो गया है। बाकी रहा जहाँ तक मॉडल कोर्ट्स की बात की, स्पेशल कोर्ट की, उसमें ज़ुमरे में चला जाता है। मैं समझता हूँ कि सिस्टम को मजबूत करना चाहिए, ना कि वो एक तरह की स्पेशल कोर्ट्स या उसमें चुन के लोग जो है ना वो कर दें। सब के सब लोगों को ठीक होना चाहिए और आप जो है ना वो सालों के हिसाब से जो है ना मामला को तय करें कि 2016 का कोई केस नहीं रहना चाहिए, 15 का नहीं रहना चाहिए। आप उनको टारगेट दें, 15 को ज़ीरो करो, 16 को ज़ीरो करो, 17 को ज़ीरो करो। और फिर आपने अगर इंसाफ अगर होता, जिसको कहते हैं ना नज़र भी आता है, वो उस साल में सिर्फ उसी साल का केस रहना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा पिछले साल का। अच्छा, मॉडल अदालतों की मौजूदगी में ATC कोर्ट्स की ज़रूरत रहेगी फिर भी? मैं स्पेशल जहाँ पे भी कोई अदालतों के साथ खसूसियत आ जाती है, मैं उन खसूसियात का मुखालिफ हूँ। मैं समझता हूँ कि रेगुलर कोर्ट होनी चाहिए और रेगुलर कोर्ट जो है ना वो इतनी जो है ना बेहतर होनी चाहिए कि वो 1 साल के अंदर, जो ये 5 दिन के अंदर तो बहुत आइडियल है, मगर वो अगर 1 साल के अंदर भी हर केस का फैसला हो जाए तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात होगी। जो भी शख्स जो अदालत में आए उसको 1 साल के अंदर जो है ना वो फैसला जो है उसके हाथ में होना चाहिए, चाहे उसमें हो या चाहे। ठीक, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और कानून से मुतल्लिक़ नुक्ते मुख्तलिफ हमने उठाए, जिसके जवाब लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे ताकि अगर आवाम के अंदर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाए, और किसी हद तक क्लियर हो भी गई है। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।